देखिए, डेप्थ नॉलेज होना तो हर जगह ज़रूरी है। हम बीपीएससी में भी जब पढ़ाते हैं तो डेप्थ नॉलेज के साथ ही पढ़ाते थे, लेकिन कई हमारे छात्र थोड़ा सा ऐसे हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, जिनको थोड़ी सी हड़बड़ी है। तो हड़बड़ी में होता क्या है ना कि काम गड़बड़ हो जाता है और पेशेंस नहीं है। एग्जामिनेशन इतना बड़ा 12 करोड़ लोगों में यदि 400 आदमी आईएएस डीएम बन रहा है, और यदि भारत में कहे तो 140 करोड़ में यदि 100 लोग 200 लोग आईएएस बन रहे हैं, तो 140 करोड़ में 100 का क्या वैल्यू है? इनवैल्यूएबल है। तो उस लेवल पे यदि जाना है तो थोड़ा तो आपको अधिक मेहनत और पेशेंस चाहिए ना, कि हड़बड़ी में आए चल दिए तो सब कोई वैसे ही कर लेता। एक किताब है, चुटका है, इसको रट लिए आईएएस बन गए, ऐसा होता। तो वही ना, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं कि दौड़े और पकड़ लिए। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। हमने एक दिन आपको बताया था कि हमारे पास लगभग 400-500 सेंटेंसेज हैं जो किसी ने किसी के बारे में कहा है, किसी राइटर ने किसी के बारे में कहा है। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं इस सर पूरा मत बताइए। सीडीपीओ में 4 सवाल केवल सेंटेंस है, यह कथन किसका है, यह कथन किसके बारे में है, ऐसा 4 सवाल। तो अभी जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे यूपीएससी में भी, वो कंसेप्चुअल पार्ट को बताएंगे कि जहाँ पर दिक्कत होती है। ठीक है, तो 3 चीज़ क्लियर होगा। 68 वाला जैसे आपका 67 का जो बैच था उसका नाम था प्रयास। क्या नाम था? प्रयास बैच। तो 68 का जो बैच है उसका हमने नाम रखा है सफलता। ठीक है, हमारे हर बैच का ऐसा ही कुछ ना कुछ नाम रहेगा। ठीक है, तो प्रयास बैच अपने प्रयास में लगा हुआ है, उसका रिवीजन चलता रहेगा, और सफलता बैच सफलता के लिए प्रयास करेगा। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, प्रयास सफलता की और सफलता का प्रयास। ठीक है, तो ये करेंगे। और यूपीएससी में अभी हम इसलिए नाम नहीं दे रहे क्योंकि अभी संख्या थोड़ी सी सीमित है। जब एक लेवल से पार करेगा तो इसके लिए भी हम एक संख्या बनाएंगे, हो सकता है कि देखा जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट चूँकि वही है, उसी को ढंग से पढ़ना है। तो आइए हम लोग, मेरा जो है सबसे अधिक जोर किस चीज़ पे रहता है बताइए? मैप पर। हिस्ट्री भी पढ़ना है तो मैप से पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है तो मैप से पढ़ना है। मैप तो भूगोल का इतिहास से संबंध है कि नहीं है? इतिहास का भूगोल से संबंध है कि नहीं है? नहीं, सोच के बताइए, है या नहीं? जैसे यदि हम कहते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमा पर डॉरियस का आक्रमण हुआ था। डॉरियस का आक्रमण नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे हुआ था, तो दैट मीन्स कहाँ हुआ था? नॉर्थ वेस्ट वही हुआ, राजस्थान, गुजरात, और ज़्यादातर कहा जाए तो और नॉर्थ है और वेस्ट है, तो कश्मीर और पंजाब का ऊपर का बॉर्डर। तो आप जैसे ही नॉर्थ वेस्ट कहते हैं तो यहाँ पे आता है। ठीक है ना, और केवल वेस्ट कहेंगे तो गुजरात वाला पार्ट आएगा, और यदि कहेंगे कि साउथ वेस्ट तो फिर नीचे का पार्ट आएगा। यदि कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट तो फिर उधर कहाँ जाएंगे? असम वगैरह जाएंगे, असम। और केवल ईस्ट कहेंगे तो वेस्ट बंगाल और कोलकाता और ये उड़ीसा। और ईस्ट में यदि साउथ कहें तो हाँ, ठीक है ना। और लेकिन यदि मिडिल ईस्ट कहे तो मिडिल ईस्ट टाइप कीजिए तो नेट पर क्या आता है? मिडिल ईस्ट टाइप करेंगे तो आ जाएगा गल्फ कंट्रीज। केवल मिडिल ईस्ट टाइप कीजिए तो यूएई, सऊदी अरबिया आ जाएगा। क्या आ रहा है? आ गया ना? मिडिल ईस्ट मतलब गल्फ के आसपास जो देश है। अब देखिए कैसे होता है, ये कहीं से भी हमारे ईस्ट में है। इराक हमारे ईस्ट में है, हमारे वेस्ट में है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्ट कंट्रीज। तो इसका कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों बोलते हैं? इन्हीं चीज़ों पे सोचना आपको यूपीएससी की क्वालिटी है। बात समझ आ रही है? हमेशा ये सोचना कि क्यों ऐसा है। यह मान लीजिए मिडिल ईस्ट हमने बोला, आपने मिडिल ईस्ट सुना, लिख लिया, यह हो गया कि बस छोटा मोटा एग्जाम आपको पास करना है, उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब मिडिल ईस्ट बोले और इराक लिखवाए तो आपके मन में सवाल, सर ये मिडिल ईस्ट बोल रहे हैं, इराक क्यों लिखवा रहे हैं? है ना, भूगोल से संबंध है ना इसका।
अब इसका तर्क में जाइएगा जड़ तक, तो जड़ में आएगा कि यह नामकरण दिया है अंग्रेज़ों ने। अब चले जाइए लंदन, कहाँ जाइएगा? लंदन, मतलब भूगोल में घूमिए और लंदन जब पहुँचिएगा तो लंदन से सोचिए कि इराक कहाँ है, इज इट मिडिल ईस्ट? तो लंदन ने लिखा मिडिल ईस्ट और हम उनके गुलाम थे, तो हमारे सारे इतिहासकारों ने लिख दिया मिडिल ईस्ट। तो हिस्ट्री से ज्योग्राफी बदला कि नहीं बदला? तो रिलेशन है कि नहीं? जैसे उन्होंने अपना बजट पेश किया शाम में मतलब दिन में 12 बजे। भाई कोई भी आदमी उठेगा, नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा, तब ना जाके ऑफिस जाके तो उनका बजट पेश हुआ 12 बजे। किसका? इंग्लैंड का, यूके का। तो हम लोग गुलाम थे, हमने उन्हीं के हिसाब से पेश किया यहाँ पर 5:30 बजे, क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन टाइम में 5.5 घंटे का फ़र्क है। तो वहाँ 12 बजे बजट पेश हो रहा, तो हमारे वित्त मंत्री 5:30 बजे बजट लेके खड़े हैं। तो आज़ाद किस बात के? बहुत लंबे समय बाद जब अटल जी आए तब उन्होंने हटाया इस समय को, बोला कि नहीं, हम भी 12 बजे खा पी के पहुँच जाए, तब 5 घंटा इंतज़ार क्यों करेंगे, 12 बजे पेश करेंगे। तब से परंपरा आई 12 बजे पेश करेंगे। तो हम मानसिक तौर पर काफ़ी अनुकरणशील या अनुचर हैं। समझ में आ गया? तो यूपीएससी का विद्यार्थी कैसे सोचता है? तार्किक तरीके से, हर चीज़ के जड़ में। तो ये बात समझ में आई कि कैसे, मतलब मिडिल ईस्ट एक छोटा सा शब्द हमने लिया और उसमें कहाँ से कहाँ तक आप पहुँच गए। इसी तरीके से आपको रैशनैलिटी लगानी है और सोचना है। कुछ और उदाहरण बताइए जहाँ पर कि कंसेप्चुअल बात है, इस तरह के भौगोलिक टर्म्स में कुछ सुना है? कुछ और भी इस तरह का, जैसे कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो टर्म इंग्लैंड ने क्वाइन किया और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे हमारा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हुआ, लेकिन स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग आज भी कंट्रोलर है। दैट मीन्स नथिंग। कंट्रोलर का मतलब कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके टाइपिस्ट ने गलती कर दी और P के जगह, सॉरी M के जगह P, N की जगह P हो गया, वहीं पे रहता ही है। तो पूरी दुनिया उसको मानने लगी, कंट्रोलर कहने लगी। तो ऐसा उदाहरण है। तो इस तरह की चीज़ें आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान देना। जैसे अभी जो सवाल आया था, उस सवालों में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि केवल आप जागरूक रहिएगा तो सही हो जाएगा। तो सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी को ढक्कन बंद करके नहीं रहना चाहिए, जागरूक। जैसे एक सवाल आया कल ही में कि किसने CAA पर समर्थन किया, किसने 370 पर समर्थन किया, किसने तलाक पर समर्थन किया। एक साथ 3 सवाल और सब में एक ही ऑप्शन, जदयू बसपा राजद कांग्रेस, जदयू बसपा राजद, मतलब ऑप्शन सेम, कट पेस्ट और क्वेश्चन 3 अलग अलग। अब क्या ये सही? कौन इसमें नेता प्रतिपक्ष है? विधान परिषद का। अब लोग समझे कि विधान सभा का पूछ रहा है, तेजस्वी यादव मार के चले आए, जबकि वो पूछ रहा है विधान परिषद का, जो राबड़ी देवी आंसर होगा। तो इसमें किसने समर्थन किया? लोगों से जदयू तो भाजपा के साथ है, तो जदयू समर्थन किया होगा, लेकिन जदयू दोनों ही बार एब्सेंट रहा, वॉकआउट कर गया। तो ये तो आप अखबार पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि परीक्षा में, मतलब जो मैगजीन्स फिर बाद में कंपाइल होती हैं अखबारों के आधार पर, उसमें वो आएगा ही नहीं। ये खबर आएगी, ये लोग डालेंगे ही नहीं, और डाला हुआ तो कहीं किसी में डालेगा। लेकिन अखबार पढ़ना, जागरूक रहना, यह आपको कैसे सिखाया जाएगा? ये आपके हैबिट में आना चाहिए। कितना, एक जिसका सही हुआ होगा उसको हलवा लगा होगा, चारों सवाल खट सही, कि भाई एक में बसपा ने किया था, हमको याद है, हम मायावती समर्थन की थी इसका, तो बसपा हो जाए। एक बार नहीं, इसमें तो इस वाले मसले पर जदयू तो साथ में था, लेकिन इन दोनों मसलों में नहीं था। तो अखबार पढ़ने की आदत और सही ढंग से पढ़ने का तरीका, दोनों भी आना चाहिए। समझाया? हमने आपसे कहा था अखबार, इसके अलावा इंग्लिश की रीडिंग प्रैक्टिस और बोलने की प्रैक्टिस। भले आप हिंदी माध्यम से हैं, फिर भी एक बेसिक से ऊपर इंग्लिश जानना होगा। पूछिए क्यों? IAS के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका पोस्टिंग कर देगा मिजोरम में,
तो वहाँ हिंदी भोजपुरी कुछ नहीं समझ में आएगा। और वहाँ पे मान लीजिए आदिवासी का एक समूह है जो आपके साथ एडमेंट हो गया है, तो फिर क्या कीजिएगा? तो कोई ना कोई भाषा उसको हो सकता है कि अंग्रेजी भी नहीं आती हो, तब क्या कीजिएगा? उसके किसी सरदार को थोड़ा बहुत टूटा फूटा आएगा तो इंग्लिश यस नो करके बात कर सकता है, तो लोकल लैंग्वेज वाले को पकड़ना पड़ता है। तो लैंग्वेज से तो आपका प्रेम होना ही चाहिए, है कि नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो इतना बार बोलने के बावजूद भी न्यूज़ देखते हैं, टेलीविज़न पे न्यूज़ देखते हैं? सही सही हाथ उठाइएगा, आधा हाथ उठाए इसका। हाँ चलो ठीक है। न्यूज़ देख, कौन सा न्यूज़ देखते हो? बैठ हाथ गिरा, कौन सा? आज तक। कल का एक खबर बताओ महत्वपूर्ण, जब देखे हो तो एक खबर तो यार बताना चाहिए ना। इतनी बड़ी खबर और आपको ध्यान नहीं है। अखबारों से दोस्ती की, कम से कम एक हिंदी और एक अंग्रेजी अखबार पढ़िए। नहीं हो तो 2 आदमी हिंदी खरीद लिए, 2 आदमी अंग्रेजी, एक दूसरे से मिल बांट के पढ़िए, ठीक है ना? अरे ऐसी चर्चा से करके तो दिवाला निकल जाता है, आसान थोड़ी है। बजटिंग भी एक चीज़ होता है नहीं। तो अखबार पढ़ना है। यदि लंबी रेस में आपको मान लीजिए मेंस, अब कल ही हमको एक जगह से, आप लोग अच्छा लगेगा, एक जगह से पुरस्कार मिला, सम्मान मिला मुझे कल शाम में। तो वहाँ पर इनको भी लेके गए थे एग्ज़ाम को। अब बताइए कि कैसे कैसे वक्ता थे वहाँ पर, पूरे भारत से वक्ता आए थे, राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार था। तो वो लोग जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से शैली में बोल रहे हैं, वह आप जब तक सुनिएगा नहीं, देखिएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, तो अचानक से आपके अंदर कहाँ से आएगा? भाषा तो कॉपी का संस्कार है। मैंने सिद्धांत है ना, भाषा चलता है अवापो द्वाप पर। एक बच्चे को देखे होंगे आप लोग, जो बच्चा जन्म लेता है और देखिए कि 1 से 2 साल में अंग्रेजी बोलने लगा। यदि मदर टंग इंग्लिश है तो इंग्लिश बोलने लगा, यदि मदर टंग हिंदी है तो हिंदी बोलने लगा, भोजपुरी है तो भोजपुरी, और यदि सब लोग गाली दे रहा तो भी गाली देने लगा। सब संस्कार आ जाता है। हम तो एक बच्चे को देखे ऐसा बोलते हुए ना कि दिमाग ही खराब हो गया। चुपचाप बैठा हुआ था और एक अपने से तो इतना बड़ा साइज का बच्चा को गाली दे रहा था, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया गाली दे रहा था। तो हम उसको पूछने गए तो एक लड़का बोला कि मत पूछो, नहीं तो तुम ही को गाली दे देगा, ये इसका पूरा ट्रेंड है ये। तो हम नहीं पूछे, और तो फिर चलने लगे तो तक वो आदमी बोल रहा कि ए किसको गाली दिया? तो पलट के गाली लगा के बोला तुमको। इतना संस्कारी था। तो छोटा बच्चा कैसे सीख लेता है, कभी सोचा है आप लोगों ने? केवल सुनने से नहीं होगा। सुन के यदि सीख लेता तो केवल सुनने का योगदान नहीं है, सुनने का भी योगदान है, लेकिन सुनने का ही योगदान नहीं है। शब्दों को पकड़िए, सुनने का योगदान है लेकिन केवल उसी का नहीं है। तो भी और ही में फ़र्क है ना। यदि वो देखे नहीं और सुने तो सीख जाएगा। जैसे हमने कहा कि एक बच्चा यहाँ पर है कि आओ कलम ले जाओ, या जाके कलम ले आओ, कलम ले आओ। तो उसको तो ये पता नहीं कि ले आओ मतलब ये चीज़ होता है कि कलम मतलब ये चीज़ होता है। वो तो अभी वर्ब टर्म एग्रीमेंट नहीं जान रहा है। तो क्या कर रहा है? एक बार आपको देखा कि हम आशुतोष को बोले आशुतोष कलम ले जाओ, तो अभी समझ में कि इसका नाम आशुतोष है कि उसका नाम कलम है। बच्चा को भी नहीं पता है, आप उसके एंगल से सोचिए। तो आया आशुतोष कलम ले जाओ, फिर उसके बाद बोला आशुतोष बोतल ले जाओ। अब वो बच्चा जो है सुना और लॉजिक लगाया कि दोनों में आशुतोष कॉमन है और ये दोनों शब्द बदल रहा है, इसका मतलब इसका नाम आशुतोष है, ये कलम है और ये बोतल है। 2 वाक्य से 3 ज्ञान, समझ में आया? 2 वाक्य से कितना ज्ञान हुआ? 3 ज्ञान हुआ। और वो बच्चा एकदम बैठ के सीख गया। आपने तो उसको बताया नहीं, वहाँ बैठ के वो खेल रहा है, कनखी से देखा और 3 शब्द सीख गया। क्योंकि उसके अंदर सीखने की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। वो जानना चाह रहा है कि यह है क्या, यह है कौन और इसका नाम क्या है। और वो आपसे पूछा भी नहीं है, केवल सुन रहा है ध्यान से कि आशुतोष कलम ले जाओ और आशुतोष, लेकिन अभी उसको ले जाओ और ले आने का फ़र्क नहीं पता है।
तो 2-4 सेंटेंस और सुनेगा तो भी जाने वो इसको कहते हैं ले और जाओ और उधर आओ, तब वो भाषा उसका संस्कार पकड़ेगा। इसीलिए बिना किसी स्कूल में गए जिस विधि से ये सीखता है, इस विधि को कहते हैं अवापोद्वाप। क्या कहते हैं? अवापोद्वाप। अवाप और उद्वाप 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कहीं पर कोई चीज़ सांचा में फिट करना और निकाल के कहीं और रख देना, इसी को कहते हैं अवापोद्वाप। तो यह एक तरकीब है सीखने की। क्या ये तरकीब आज आप नहीं लगाते? इसको लगाइए। देखिए ये बातें हम क्यों इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि यह जड़ है। आप भूल जाइए कि आप कितना ज्ञानी हैं। ज्ञान सबसे अधिक कहाँ जमा होगा पता है? क्लास में हमने पहले ही बताया हुआ है, जहाँ पर पात्र बड़ा होगा। बरसात बराबर होती है, लेकिन एक बाल्टी में पानी ज़्यादा जमा होगा, एक बोतल में? बोतल में नहीं जमा होगा ना। तो इसीलिए देखिए कि लोग गाली देता है, वो लोग बोतलें हो नहीं कहता है कि एकदम बोतल हो, तो उसका मतलब समझे क्यों कहता है? कुछ जाइए नहीं रहा अंदर, इसीलिए उसको बोतल कहा जाता है। शक करना सीखिए, तभी जाके ज्ञान असली टर्म में आएगा। जैसे कहा कि देखो रंगरूट आ गया, तो कहता ना कि रंगरूट आया है। कभी सुना कि उसको रंगरूट क्यों कहते हैं? और किसको? जैसे सिपाही उपाही को कहता ना रंगरूट है, सुने हो कि नहीं सुने हो? रंगरूट बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, सिपाही उपाही को लोग रंगरूट बोलता है। बेसिकली वो पता है क्या है? वर्ड क्या है? रिक्रूट। रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जिसका रिक्रूटमेंट हुआ है दैट बिकम्स रिक्रूट, और रिक्रूट बोलना मुश्किल है, उसको कर दिया रंगरूट, और वही लोग जानते हैं। जैसे विदेशों में जो लोग मजदूरी करने के लिए गए थे भारत से, और वहाँ पर मजदूर करते करते मॉरिशस, सूरीनाम, फ्रेंच गयाना, त्रिनिदाद टोबैगो जितने देश हैं, 22 के आसपास देश हैं, जहाँ पर भारतीय मजदूर अब शासक और सत्ता में आ गए हैं, यानी वहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। आप अखबारों में कभी कभी आपने पढ़ा होगा गिरमिटिया मजदूर, सुना है? ये इसलिए यदि नहीं सुने हैं क्योंकि आप लोग अखबार कम पढ़ते हैं, न्यूज़ कम देखते हैं। तो गिरमिटिया वर्ड सुना है? गिरमिटिया। तो जब लंबा लंबा आंसर लिखना है, 2600 नंबर 2700 नंबर का आंसर लिखना है, तो एक ही शब्द बार बार नहीं ना होगा। आपके पास क्या है? शब्द की सीमा है। यदि हम अभी हिंदी के ही या इंग्लिश के ही हम 10-10 शब्द लिखवाएं, तो हो सकता है 5-5 शब्द आपका गलत हो जाए। यदि चाहेंगे तो 10 गलत हो जाएगा। हमको आपका लेवल पता है, ठीक है? तो गिरमिटिया आपको पता नहीं है, लेकिन ये बना कैसे है गिरमिटिया शब्द? एग्रीमेंटेड से। जैसे जिन लेबरर्स को ले जाते थे उनको कहते थे एग्रीमेंटेड लेबरर्स। एग्रीमेंट कर लिया गया, जीवन भर का करार कर लिया गया उनके साथ। तो एग्रीमेंटेड से क्या हो गया? एग्रीमेंटेड लेबरर, एग्रीमेंटेड, तो गिरमिटिया करते करते गिरमिटिया हो गया। इसी को कहते हैं भाषा का परिवर्तन, और उसका कोलोकलाइजेशन हो जाता है। आदमी जिस वजह से चक्र बोलना मुश्किल है ना, चक्का बोलना आसान है, वही चीज़ समझ में आया? तो आप किसी चीज़ को, ऐसे शब्द को देखिए तो उस पर शक कीजिए कि इस शब्द का ओरिजिन क्या होगा, एटिमोलॉजी क्या होगी, हैं? एटिमोलॉजी में पता है किसी को कहते हैं? शब्द के जड़ को पता करना, उसके विज्ञान को, उसके अध्ययन को कहते हैं। अच्छी किताबें सबसे बेहतर दोस्त हैं, खराब किताबें वो उतना ही बड़ा दुश्मन। नहीं, वो फिलर्स है। हम कह रहे हैं कि देखिए हमने आपको स्टडी मटेरियल दिया, आप उसको पूरा पढ़ जाइए, उसके बाद टाइम बचे तब दूसरा पढ़िए। तो उसको पढ़े ही नहीं और हड़बड़ाहट में दूसरा पढ़ने लगे कि आ गया है, कौन नया वाला किताब आया है, ब्लू रंग का कवर है, उसको पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका तो वो, अब जैसे सवाल आया कि दक्कन विद्रोह कब हुआ, तो हमने जो आपको स्टडी मटेरियल दिया उसमें लिखा हुआ 1875, एकदम अलग से कॉलम बनाया हुआ है। उसमें है कि नील विद्रोह कब हुआ, तो 59-60 का जो है वो बना हुआ है। तो और बार बार हम कहते हैं क्रोनोलॉजी से सवाल आता है। किससे आता है? क्रोनोलॉजी से, क्रम से। तो हिस्ट्री में सर डेट कहाँ पूछता है? कई लोगों ने कहा डेट कहाँ पूछता है। एक ही बार 8 डेट पूछा, तो हम डेट लिखवा देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में तो डेट नहीं रहेगा तो है क्या। तो ये आया। अब इसको आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि स्टडी मटेरियल, और फिर स्टेटस पे लगा रहे हैं कि बहुत बेवफा।
पढ़ना पड़ेगा ना। बिना मरे स्वर्ग मिलेगा? कोई भी बीज वृक्ष बनता है ना, ऐसा एक बीज अड़ जाए कि हम गलेंगे नहीं तो वृक्ष बनेगा? तो बीज जब अपना गल जाता है तब वृक्ष बनता है। तो आपको गल के वृक्ष बनना है, और गल के नहीं, फॉर्म नहीं चेंज होगा, वो इनर क्वालिटी चेंज होगी। एक बार करके तो देखिए, उसमें जब आनंद आएगा तो उसके आगे कुछ नहीं है। तो 3-4 बातें क्लियर हो गई कि सतही चीज़ों से दूर रहना है। सिविल सर्विसेज हमेशा इस चीज़ की डिमांड करता है कि आपको सतही चीज़ें नहीं पढ़नी है, सतही चीज़ों से अच्छी चीज़ें पढ़नी। सतही चीज़ भी ले रहे, मान लीजिए हमने कोई किताब गाइड बुक उठाया तो उससे भी हम क्रम बनाएंगे, क्वालिटी को सस्टेन करेंगे, ठीक है। दूसरा, रेगुलर, जो पहला बताया कि रेगुलर अखबार पढ़ना है, मैथ से रेगुलर टच में रहना है, यानी डेली मैथ, बार बार हम कह रहे हैं मैथ बनाना है, क्वांटिटेटिव, इसमें तो सीसेट है, ये रोज़ आपको बनाना है। हाँ, अब एक तीसरे चीज़ पर आते हैं। आप में से कोई फ्रंट लाइन लेके आया किताब आज? हमको मत दीजिए, हम तो पढ़ चुके हैं बहुत। इसका एक पैराग्राफ आप लोग रीडिंग दीजिए। टू स्टार्ट विथ रितिका, एक पैराग्राफ पढ़ना, ज़्यादा नहीं, बस वहाँ से वहाँ तक। तो जोर से सबको सुनाई देना चाहिए। पढ़ लिया? चलो ठीक है। उसको अब बिना देखे 2-3 सवाल का जवाब दो जो पढ़ा उसमें। आप लोगों ने सुना और इन्होंने पढ़ा, अब उसको मत देखो। ये बताओ कि एक अखाड़ा का जिक्र किया गया उस सेंटेंस में। हाँ, अखाड़ा, कौन सा अखाड़ा था? फिर एक जिक्र किया गया कि उसके मेन चेयरमैन थे, न्यास, एक न्यास का जिक्र किया गया, ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के चेयरमैन का नाम बताओ, तुम बताओ। पैराग्राफ वो पढ़ रहे थे, सत्यनारायण वहाँ कथा नहीं चल रहा था, तो अखाड़ा का नाम भी पता नहीं। परमहंस रामदास है ना, गुरु परमहंस का, रामदास परमहंस, वही उसके अध्यक्ष थे। हम भी सुन के ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले से रटे थे और वही पढ़वाएंगे, ऐसा तो बोले नहीं, हमने भी सुना है। उसमें एक ट्रीटीज़ की जिक्र किया गया, जो पढ़ी ना, उसमें एक ट्रीटीज़ का बात आया, ट्रीटीज़ के बारे में बात आया ना एक, वो कौन सा ट्रीटीज़ है? एक सवाल। अगला सवाल उसमें ट्रीटीज़ में आया कि किसने प्रस्तुत किया वो डॉक्ट्रिन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन, किस साल प्रस्तुत किया? तो ट्रीटीज़ 1923 में किया गया। किसने किया? तो सावरकर ने किया, विनायक दामोदर सावरकर ने किया। और उसमें क्या था? तो वह एक नई थ्योरी दी गई थी हिंदू और मुस्लिम को के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस में जो एक सेंटेंस पहले आपने कहा कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल पर उस पर बातें होंगी। ये बातें हैं कि नहीं उस पैराग्राफ? हम तो यहाँ से सुन रहे थे और आप पढ़ रही थी। आपका तो 4 इंद्रिय लगा हुआ था, देखना भी है, सुनना भी है, पढ़ना भी है। हमारा तो केवल ये लगा हुआ था। तो हमने उसमें से 7 सवाल निकाला कि नहीं निकाला? सबके आंसर ही बताए और आपके सामने बताया। इसका, और जबकि हमारा न्यूरॉन आपसे ज़्यादा पुराना है, आपका बैटरी ज़्यादा फ्रेश है। यदि हमारा उम्र 44 के आसपास है तो आप 22 हैं, या 22 नहीं भी हो सकती। तो आपका ज़्यादा काम करना चाहिए। नहीं, comprehension is all about pure listening, pure reading and getting the things whenever you read. जब आप पढ़ते हैं तो उसी समय उनको निकाल लेना, that is called comprehension. इसका मेन जो मूल वर्ड है वो है how to comprehend. comprehend मतलब समझना। किसी भी चीज़ को हम जब पढ़ रहे हैं तो अलग से समझने के लिए आएंगे कि उसी समय समझेंगे। तो to comprehend while reading, that is called comprehension. जब आप पढ़ रहे हैं तभी समझिए,
समय फिर नहीं, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। बात समझ आई? अगली बार जब पढ़ोगी तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगला कौन पढ़ेगा? आज छोड़ देते हैं। आज मैंने एक उदाहरण दिखाया, छोड़ दीजिए, नहीं मत पढ़िए। आप लोग पढ़ने का प्रैक्टिस करके आइएगा, कल फिर पूछेंगे, दिक्कत नहीं। क्योंकि हम इसलिए यहाँ से सुन के आपको बताया क्योंकि यह बहुत आसान है। हम लोग जब कंप्रीहेंशन का पैसेज पढ़ते थे दोबारा नहीं पढ़ते थे, एक बार जब पढ़ लिए तो सवाल पूछिए हमसे। एक क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे थे यहाँ से जब, तो उसमें मैथ का क्वेश्चन था और हम बस इतना ही देर उसको देखे कि क्वेश्चन, लेकिन उसको लगा कि नहीं इसका तो आंसर ये होना चाहिए केवल 1 सेकेंड के अंदर। तो ये आपके अंदर कैपेसिटी डेवलप करना होगा। सवाल बहुत आसान था, वो घड़ी की सुई वाला, कि जैसे घड़ी की सुई यदि 4:30 बजा रही है तो दोनों में कितने डिग्री का कोण बनेगा? किसी को चित्र बनाना आता है? चित्र बना है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बन गया। तुमको समझ आ गया? जैसे एक आदमी को बूढ़ा आदमी डांट रहा है एक यंग आदमी को कि बाबू तुम्हारा तो मतलब भरी जवानी में मूछ जो है उसका कितना बज गया? तो बोला कि 6:30 बज गए। तुम्हारे मूछ के भरी जवानी में 6:30 बज गए हैं और हम लोग देखो बुढ़ापे में भी 10:10 हो रहा है। अब बताओ तो किसका मूछ कैसा है? चित्र बनाओ इसके आधार पर कि आपका, बोला तुम्हारा भरी जवानी में 6:30 बज गया है और हमारा बुढ़ापे में भी 10:10 बज रहा है। ऐसे मुझ बना दोनों मुझ ऐसे, और 6:30 में कैसा हो जाएगा? उसका मुँह ऐसे लटका चंगेज खां की तरह हो जाएगा। तो इसलिए कई बार लोग जो बोलते हैं ना उसमें भी ज्ञान रहता है, ऐसी चीज़ों। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पढ़ाई का ही बात कर लेते हैं। ये तो जनरल बातें हुई, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप लोग दिमाग में रखिए और ये कीजिए। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो यूपीएससी ने दिया है सिलेबस में, उसमें केवल इतना ही लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट्स आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में केवल मॉडर्न हिस्ट्री तो लिखा नहीं है, मेडिवल भी नहीं लिखा है और न ही एंशिएंट ही लिखा है, लेकिन हिस्ट्री लिखा है। तो हम लोग इसको नॉर्मली बहुत पीछे से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हड़प्पा से, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। वैसे मैंने पहले सबको बताया हुआ है, एक मेरा 3.5 घंटे का वीडियो है, कहीं फुर्सत हो तो उसको देख लीजिएगा। उसमें 4.5 अरब साल का इतिहास एक क्लास में, 4.5 अरब साल का। ठीक है, तो अभी हम लोग एकदम शुरू करते हैं हड़प्पा से, और हड़प्पा पे इसके बाद आपसे कोई बातचीत करे तो फिर बोले कि नहीं भाई इससे बात करने लायक है नहीं, एकदम गर्दा उड़ा देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री शुरू करने से पहले हम लोग 4-5 एकदम इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के सोर्सेज पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का सोर्स जानेंगे तो कुछ सवाल इससे रिपीट करता ही रहता है, तो उसको देख लीजिए। चलिए, इतिहास जानने के 3 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। देखिए एकदम बेसिक से बता रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक स्रोत। इतिहास का एकदम अलग की कॉपी बनाइएगा, आज लिख लीजिए रफ में। हिस्ट्री चलेगा अभी कुछ दिन, 4-5 दिन चलेगा हिस्ट्री। जैसे मान लीजिए हमारा इसमें रोल है ना, यूपीएससी वाले और 68 बैच को मर्ज करेंगे कि इसमें यदि हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री तो हिस्ट्री एकदम क्रम से ख़त्म हो जाए, और उसके बाद फिर आपका ये ज्योग्राफी। तो यदि मान लीजिए 10-20 दिन में ये 2 मैटर हो तो बाकी करेंट अफेयर्स लास्ट में आपको बता देंगे और आप जाके इंटरव्यू पीटी देकर आइएगा। ठीक है ना, और अपने सोर्सेज से आप पढ़ते रहिए फिर बाकी चीज़ें। देखिए, इसलिए हिस्ट्री जब किताब कॉपी लीजिएगा तो उसको ऐसा कि जब हम पढ़ने जाएं, एग्ज़ाम जब देना हो तो उस कॉपी को जल्दी पलट लें, ताकि हमारे क्लास का टोटल रिवीजन आपका हो जाए। भारतीय इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्सेज, और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के
यानी जो ट्रैवलॉग्स उन्होंने लिखे हैं, जो उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं विदेशी यात्रियों ने, यानी फॉरेन टूरिस्ट जो आए या यहाँ पर ट्रैवलर्स जो भारत आए, मनुची और इसकी तरह वो लोग। तो ये 3 स्रोतों से हमारा इतिहास बनता है। इतिहास की मैंने परिभाषा आपको बताई है, इति जोड़ ह जोड़ आस, ऐसा ही था। ठीक है। अब इतिहास में जो सबसे पहला लेख अभिलेख आता है, जैसे कि पुरातात्विक में अभिलेख होता है, इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण इंस्क्रिप्शन है बोगजकोई का अभिलेख। ईसा पूर्व 1400 BC में कहाँ मिला? मध्य एशिया में, जो मिडिल ईस्ट बोलते हैं तो वहीं पर मध्य एशिया में कौन सा मिला? बोगजकोई एक जगह है। कौन सा जगह है? बोगजकोई। बोगजकोई, बोगजकोई मिला और यह 1400 BC का है। अब सृष्टि और कृतिका, आप दोनों बताइए 1400 BC आज से कितने साल पहले वो कहते थे? 1400 BC में मिला तो आज से कितने साल पहले मिला? इसीलिए हम रुके, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज़ है। 1400 BC में मिला तो आज से कितने साल पहले मिला? ये हो गया एडी का टाइमलाइन, ये हो गया 0, ये हो गया 2022 हैं, और ये हमारा जो कट पॉइंट है वो है 1400 BC। इधर जाएगा BC, इधर जाएगा AD, और ये है 0। क्लियर हुआ? तो अब 1400 BC, तो इसको 0 पे आने में 1400 साल लग जाएगा, और यहाँ से 2022 है तो कितना हो जाएगा? 3422। 3422। यदि ये सवाल आ जाता है हड़बड़ी में, पहला ही ऑप्शन 3600 रहता, लोग मार देते। कृतिका तो मारी जाती 3600, घटा भी देता, वो भी एक ऑप्शन दे देता, तब भी होता। तो इसी को कहते हैं मतलब कॉन्सेप्ट्स, आपके अंदर में समझ है कि नहीं। BC और AD का समझ यहाँ से है। तो हम लोग बात कर रहे थे अभिलेख की। अभिलेख में सबसे पुराना अभिलेख जो भारत के संदर्भ में माना जाता है वो है बोगजकोई का अभिलेख, 1400 ईस्वी का है, और यह बोगजकोई स्थान मिडिल ईस्ट में मिला है, मध्य एशिया में है, और ये ईरान इराक के आसपास है, मध्य एशिया में। ठीक है। और वहाँ पर एक संधि पत्र है। क्या है यह? एक मतलब एग्रीमेंट ये है, लेटर है, संधि पत्र। उसमें लिखा हुआ है इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का जिक्र है। 4 देवताओं का जिक्र है। क्या जिक्र है? इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। तो ये पूछता है कि बोगजकोई लेख में, सवाल पूछेगा यूपीएससी में, कई बार पूछा है कि बोगजकोई लेख में किन किन देवताओं का जिक्र है। तो पहला है इंद्र, दूसरा है मित्र, तीसरा है नासत्य और चौथा वरुण। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण। इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण, 4 देवताओं का जिक्र है। एक संधि पत्र है। क्या है? संधि पत्र। संधि पत्र है, और इसमें हिट्टी किसके संधि जब भी होगा तो 2 चीज़ों के बीच होगा। एक जनजाति है हिट्टी, मिटनी, हिट्टी प्लस मिटनी, हिटाइट्स एंड मिटनाइट्स ऐसे बोलते थे इनको। हिट्टी और मिटनी जनजातियों के बीच में कोई लड़ाई हुई है, उसमें जब सुलह होता है, जब संधि कराई जाती है, तो कहा जाता है कि ये चारों देवता को साक्षी मान के हम लोग ये शपथ लेते हैं कि आगे से नहीं लड़ेंगे। ठीक है। यानी हिट्टी और मितनी जनजातियाँ आपस में नहीं लड़ेंगी, यह खुदा का वास्ता देती हैं, और खुदा का नाम में वो लोग क्या नाम देती हैं? इंद्र, मित्र और नासत्य वरुण का, जो भारतीय देवता हैं। संधि होता है कहाँ पर? ईरान इराक के आसपास मध्य एशिया में। देवताओं का नाम लिया जाता है इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, और जो जनजातियां हैं वो लोकल हैं, हित्ती और मितनी। इससे यह सिद्ध होता है कि आर्य का
जो एक रूट था भारत आया और एक रूट ईरान की तरफ या यूरोप की तरफ गया था। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं ये लोग जो थे आर्य थे। अब क्लियर है? इतना दूर भारत से बाहर भी इंद्र और मित्र का कसम खा रहे हैं, तो एक ही ओरिजिन रहा होगा, इन सब का एक सिमिलर ओरिजिन रहा होगा और कहीं ना कहीं वो उस ओरिजिन से आके एक ब्रांच ऐसे गया होगा। इस कंसेप्ट को समझने के लिए चित्र बना रहे हैं। मान लीजिए यह है यूरोप और एशिया का बीच वाला पार्ट, ठीक है, और इधर है भारत। मान लीजिए इधर भारत है, तो ये एक ब्रांच यहाँ पर आके इधर चला गया और एक ब्रांच इधर से यहाँ, एक यहाँ हो सकता है यहाँ चला गया। तो ये भारत आ गया, ये ईरान की तरफ गया, ये यूरोप गए। तभी तो वहाँ पे हिटलर भी स्वस्तिक का चिन्ह बनाता है अपने लिए। कहीं ना कहीं उसका इंडियन ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन का उससे कांटेक्ट तो है ही। ठीक है ना। चलिए, इंद्रमित नासुतवर्ण। ठीक है, यदि पूछा जाए कि अभिलेख में पुराना, तो आंसर मिल गया। सबसे अधिक अभिलेख किसका है एंशिएंट टाइम्स में? अशोक का। ठीक है, 300 से मतलब अशोक का जो है वो तो कालखंड आपको पता ही है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख यदि पूछे, भारत में पूछे तो अशोक का होगा। प्राचीन अभिलेख पूछे, भारत से बाहर पूछे तो बुगजगोई होगा। बात समझिए, भारत में सबसे प्राचीन पूछ दे तो आपके दिमाग में तो बुगजगोई घुसा हुआ है। बुगजगोई भारत से बाहर मिला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। भारत में सबसे पुराना अभिलेख जो मिला है, जिसका पढ़ लिया गया, वो अशोक का है। अधिक मात्रा में मिला है वो भी अशोक का है। अशोक के महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं उसमें एक अभिलेख का नाम लिखिए, जैसे मस्की, गुर्जरा, नित्तुर सन्नाती और उद्गोलान। 4 महत्वपूर्ण इसके जगह, ऐसे और भी हैं। भबरू का अभिलेख है, लेकिन मस्की और गुर्जरा याद रखिएगा। मस्की और गुर्जरा, मस्की और गुर्जरा। ठीक है, मस्की और गुर्जरा। 2 वर्ड में और बताया था, नेत्तुर सन्नाती। ठीक है, नेत्तुर सन्नाती, नेत्तुर सन्नाती। और एक है उद्गोलन, उद्गोलन, उद्गोलन। इससे एक सवाल, अशोक के अभिलेख से एक सवाल हमेशा आता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले खोजा किसने? 1750 में खोजा टिफेंथलर ने। किसने खोजा? टिफेंथलर ने। और पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। टिफेंथलर 1750 अशोक के अभिलेख को खोजने वाले, और पढ़ने वाले जेम्स प्रिंसेप 1837। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में हैं। लेकिन पूछेगा क्या कि अशोक के कहाँ के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में हैं? तो पश्चिमोत्तर प्रांत के, यानी जो पाकिस्तान से सटा हुआ भाग है वहाँ के, उत्तरी पश्चिमी भारत में लिखी है, वहाँ जो भी है वो खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, जैसे दाईं से बाईं ओर खरोष्ठी लिपि है, बाईं से दाईं, हम लोग लिखते हैं बाईं से दाईं ओर खरोष्ठी लिपि लिखता है, दाहिने से बाएं की ओर। तो यह भी सवाल पूछ सकता है। चलिए, तो ये सारे अभिलेख हैं। अशोक के कुछ अभिलेख अरामाइक लिपि में भी हैं और यूनानी लिपि में भी हैं। कुछ अभिलेख अरामाइक और यूनानी, तो कितने हो गया? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि। तो यदि ई ऑप्शन वाला सवाल आएगा तो चारों दे सकता है। ठीक है ना, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक और यूनानी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है, वह है हेलियोडोरस का बेस नगर, जिसको विदिशा कहते हैं। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख, इसी को गरुड़ स्तंभ लेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख। एक अभिलेख है अगला जो महत्वपूर्ण है, देखिए, एरन से प्राप्त, एरन, 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 एरन से प्राप्त, एरन जगह का नाम है। इसको
इंग्लिश में जब आएगा ना वो ऐसे आएगा, एरन से अभिलेख, ERAN, एरन, ठीक है। तो यहाँ बराह प्रतिमा पर हूण राज का, हूण एक जाति थी, जनजाति, उसी का राजा का नाम बहुत ही प्रसिद्ध राजा था तोरमान, नाम सुने होंगे इतिहास में, तोरमान। तो तोरमान का अभिलेख है। यदि जगह वाइज पूछे कि भारत में सबसे अधिक अभिलेख किस जगह से मिले हैं क्षेत्र के हिसाब से, तो लिखिए मैसूर। सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं भारत में मैसूर जगह से। यदि पूछे कि अशोक जो अभिलेख जारी कराया उस किससे प्रभावित होकर अभिलेख जारी कराया, तो सवाल पूछता है ना ऐसा, अशोक जो अभिलेख जारी किया वह किससे प्रभावित होकर जारी किया, तो उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था दारा, राजा जो दारा, डोरियस जिसको कहते हैं, उसका। कुछ अभिलेख महत्वपूर्ण लिख लीजिए, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं अभिलेख वाला, ठीक है ना। ये सारे अभिलेख याद रखिएगा, एक सवाल यूपीएससी में पक्का है, एकदम पक्का आएगा। देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख पूछेगा किससे संबंधित है, बस यही पूछेगा, डैश लिखिए, कलिंग राज खारवेल। अब इसमें 3 सवाल का आंसर हो गया कि खारवेल कहाँ का राजा था, कलिंग का, कलिंग मतलब उड़ीसा, ठीक है। फिर लिखिए जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है और यह जुड़ा हुआ है रुद्रदामन नाम के शासक से। तो रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख है, जूनागढ़, और इसी को कहते हैं गिरनार, ठीक है। अब उसमें रुद्रदामन के जीत हार का जिक्र है, तो रुद्रदामन को लिख लीजिएगा, काम हो जाएगा। अगला लिखिए, अगला लिखिए नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, गौतम वलश्री, गौतम वलश्री का नासिक अभिलेख, गौतम वलश्री का नासिक अभिलेख। ठीक है, लिखिए प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है, से संबंधित है प्रयाग स्तंभ लेख। उसी के मंत्री हरिसेन इसी से संबंधित है, जिसने इस पर लिखा है। मंदसौर अभिलेख, लिखिए मंदसौर अभिलेख, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, मालवा से संबंधित है, मालवा क्षेत्र है इसका, मंदसौर का। और यशोवर्मन, राजा का नाम है यशोधर्मन, सॉरी यशोधर्मन, मंदसौर किसका है, यशोधर्मन। फिर ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है पुलकेशिन का एहोल अभिलेख, एहोल, अ पे ऐकार ह पे ओकार अल्लाह, एहोल अभिलेख। यह पुलकेशिन द्वितीय का है, इसी में हर्ष के साथ पुलकेशिन के युद्ध का विवरण है, हर्ष पुलकेशिन वार का जिक्र है इसी में। फिर एक लिखिए भीतरी अभिलेख, हाँ भीतरी, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त का। कई जगह इसको जूनागढ़ भी लिखते हैं, लेकिन जूनागढ़ गिरनार वाले के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त। और एक लिखिए देवपाड़ा, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन का है। इतना लिखवाया, आगे और लिखवाएंगे, अभी इसको सुना दीजिए। देवपाड़ा विजय सेन का, बंगाल का शासक विजय सेन, बंगाल का शासक था। हाथी गुम्फा कहाँ का है, बिना देखे बताइए। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के खारवेल का, हाथी, एक मिनट देख लीजिए फिर हम पूछते हैं। चलिए पूछते हैं।
प्रयाग स्तंभ लेक किसका है? ठीक है। भीतरी, चलिए अगला वो बताएगी, मोनिका बताएगी। देवपाड़ा अभिलेख, विजय सेन। ऐश्वर्या, हाथी गुम्फा। रितिका आप बताइए, नासिक अभिलेख। ठीक है, आगे आगे। गौतमी बलश्री, इनकी माँ का नाम गौतमी था। पहले सातवाहन नरेश जो है अपने माता का नाम लगाते थे अपने नाम के आगे। मंदसौर अभिलेख, सृष्टि मंदसौर अभिलेख, यशोधर्मन। ठीक है, मालवा नरेश हैं। और एहोल बच गया, कोई भी बता दे, तुम बता दो, सोने से फुर्सत तो बता दो। एहोल अभिलेख है, ठीक है। तोरमान का लेख कहाँ से मिला है? तोरमान का लेख हूण नरेश तोरमान का लेख एरंड से मिला है। यही सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिला है। यही सवाल पूछता है, सती प्रथा का भारत में प्रथम साक्ष्य किस जगह से मिलता है? तो हैं? हाँ, एरन से मिला था। कितना खतरनाक प्रथा होगा, सोचने से सिहर जाता है। मतलब जो जिंदा है उसको सीधे जलते आग को सोचने वाला बात नहीं है, अब उलट देना है इसको। ठीक है, तो आप लोग को लगभग याद हो ही गया। भीतरी हो गया। ग्वालियर बता दीजिए, कोई छूट रहा है? बताए नहीं थे ना, ग्वालियर लिख लीजिए। प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है। 14 हैं भोज, भोज। देखिए 14 दिन आपके पास बचे हैं, 5 दिन रिवीजन कीजिएगा। 14 दिन में 2-2 दिन मैप वाला काम कीजिए। 2 दिन एक कंटिनेंट, 2 दिन एक कंटिनेंट, 7 कंटिनेंट है ना, उसका सब कुछ ख़त्म कर लीजिए। आपका 4 से 5 सवाल आ जाएगा। मैप में हर तरीके से मैप को देखना मैंने बताया है, उसको फॉलो कीजिए। रोज़ आप आइए, आप लोग आपस में तय कर लीजिए कि आज हम लोग एशिया देख के आएंगे, 2 दिन बाद बोलिए कि अफ्रीका देख के आएंगे। ऐसे करके हर आदमी यदि करके आएगा तो आने के बाद यहाँ भी आप लोग डिस्कशन आधा घंटा कर सकते हैं उस पर, ठीक है ना। मैप को मत मिस कीजिए। यूपीएससी में मैप से बहुत सवाल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता है, ठीक है। क्वेश्चन गेस करने की क्षमता बढ़ाना ही टीचिंग का मेन मकसद है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन लड़वा नहीं सकते।